हेलो टू ऑल एंड वेलकम अगेन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पुष्प क्रम शुरू करते हैं, इनफ्लोरेसेंस। तो देखिए, फ्लावर एक रूपांतरित प्ररो है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट, जहां पर प्ररो का शीर्ष मेरिस्टेम जो शूट है उसका एपिकल मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। पोरिया लंबाई में नहीं बढ़ती है, यानी जो इंटरनोड होते हैं वो एलोंगेट नहीं होते हैं या लंबाई में नहीं बढ़ेंगे, और अक्ष दबकर रह जाता है। यानी एक्सिस जो है वो गेट कंडेंस्ड, यानी एक्सिस कंडेंस्ड हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। गांठों पर यानी नोड वाले पॉइंट्स पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय, हमें पता है कि नोड से पत्तियां बनती है, तो वहां पर पत्तियों की बजाय पुष्पी उपांग निकलते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित होता है तो फिर से आपको याद रखना है, जो प्ररोह शीर्ष है, शूट अपेक्स है, वो फूल में परिवर्तित होता है। तब वह सदैव अकेला होता है, तो वो एक सोलिटरी होता है, अकेला होता है। प्ररोह शीर्ष पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को हम पुष्प क्रम कहते हैं। जो फ्लोरल एक्सिस है उस पर फूल या फ्लावर किस क्रम में लग रहे हैं उसी को हम पुष्प क्रम या इनफ्लोरेसेंस कहेंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है, इनफ्लोरेसेंस हम इसे बोल देंगे पुष्पक्रम। शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना अथवा सतत रूप से वृद्धि करना ही पुष्पक्रम को बांटने का आधार है। तो पुष्पक्रम को हम किस आधार पर बांटेंगे कि जो शीर्ष भाग है वो फूल में परिवर्तित हो रहा है या सतत वृद्धि कर रहा है। इसी के आधार पर हम पुष्पक्रम को लगभग दो भागों में बांटेंगे, एसिमाक्सी और ससिमाक्सी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एसिमाक्सी और ससिमाक्सी जो पुष्पक्रम है वो क्या हो जाएंगे। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो एसिमाक्सी है उसे हम, एसिमाक्सी को हम रेसिमॉस भी बोलेंगे। रेसिमॉस इनफ्लोरेसेंस हम एसिमाक्सी को कह देंगे। और जो ससिमाक्सी है, बिल्कुल आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, जो ससिमाक्सी है इसे हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस कह देंगे। तो दोनों ही प्रकार के इनफ्लोरेसेंस आपको याद करने हैं। अब आप देखिए, एसिमाक्सी या रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम के प्रमुख अक्ष में सतत, ये सतत है, आप याद रखेंगे, सतत वृद्धि होती रहती है, लगातार वृद्धि होती रहती है प्रमुख अक्ष में। और फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। जो पुष्प होते हैं वो लेटरली एक्रोपिटल ऑर्डर में या अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फ्लोरल एक्सिस है और ये जो फ्लावर है इस प्रकार से इधर लगे हुए होते हैं, और ये जो शीर्ष भाग है वो लगातार वृद्धि करता रहता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी पुष्पक्रम कह देंगे। आगे डायग्राम भी है हमारे पास, ये देखिए, ये असीमाक्षी पुष्पक्रम का डायग्राम हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ये फ्लावर इधर लगते हैं जो कि अग्राभिसारी क्रम में लगे हुए हैं, और शीर्ष भाग लगातार वृद्धि करता रहेगा। आगे आप देखेंगे, ससिमाक्षी पुष्पक्रम की हम बात करते हैं तो ससिमाक्षी या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, यानी शीर्ष भाग पर ही फ्लावर डेवलप हो जाएगा, और शीर्ष भाग पर फ्लावर डेवलप हो गया तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, यानी वो सीमित वृद्धि करेगा। फूल तलाभिसारी क्रम में लगते हैं, तो ससिमाक्षी पुष्पक्रम में फूल जो लगते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एससी मार्क्सी में हमने देखा है कि फूल जो है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में लग रहे हैं, यहाँ पर बेसिपिटल ऑर्डर में या तलाभिसारी क्रम में लगेंगे, जैसा कि 5.12 में आपको दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। अब देखिए, शीर्ष भाग जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया और वो फिर वृद्धि नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो पुष्पक्रम हो जाएगा इसे हम बोल देंगे ससिमाक्षी पुष्पक्रम, या आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। बिल्कुल अच्छे से आप डायग्रामेटिक तरीके से इसे याद करेंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपको दो पुष्पक्रम बहुत अच्छे से याद करने हैं। आगे हम पुष्प की बात करेंगे, फ्लावर की बात करते हैं कि एक फ्लावर में कौन कौन से फूल पाए जाएंगे या फ्लावर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो एंजियोस्पर्म में पुष्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण
ध्यान आकर्षित करने वाली रचना है। और आप लोगों को पता ही है कि जो फ्लावर होता है वो रूपांतरित टरो है, यानी शूट का ही भाग है, जो लैंगिक जनन करने के लिए होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए होता है। एक प्रारूपिक फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं। अगर हम बात करें तो एक प्रारूपिक फूल में हमें विभिन्न प्रकार के विन्यास नजर आएंगे, जो क्रमानुसार फूले हुए पुष्प वृंत, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, पर लगे रहते हैं। यानी जो क्रम में जो पुष्प वृंत होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्टॉक बोलते हैं या पेडिसेल बोलते हैं, जो कि फूला हुआ होता है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और इस फूले हुए पुष्प वृंत पर ये सारे के सारे विन्यास क्रमानुसार लगेंगे। इस फूले हुए पुष्प वृंत को हम पुष्पासन के नाम से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि पुष्पासन यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जो स्वोलन एंड है स्टॉक या पेडिसेल, उसी को हम थैलेमस और रिसेप्टेकल भी बोलते हैं। इस पुष्पासन को हम थैलेमस और रिसेप्टेकल भी कहेंगे। तो बिल्कुल आपको इंग्लिश वर्डिंग भी ध्यान रखनी है कि जो पुष्पासन है उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो विन्यास है, या हम बोलेंगे वूल, जो एक पुष्प में पाए जाएंगे, उन वूल में आप देखेंगे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायांग। इन्हें हम बोलेंगे कैलिक्स, कोरोला। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम बोलते हैं। बिल्कुल आप पुमंग की इंग्लिश भी ध्यान रखेंगे, इसे हम एंड्रोसियम कहेंगे। और इसी प्रकार से जायांग को हम गाइनोसियम के नाम से जानेंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि एक पुष्प में, एक फ्लावर में जो पुष्पासन है या थैलेमस या रिसेप्टेकल है, वहां पर चार वूल पाए जाते हैं, चार विन्यास पाए जाते हैं। एक वूल कैलिक्स का होता है, एक कोरोला का होता है, एक पुमंग या एंड्रोसियम का होता है, और एक गाइनोसियम या जायांग का होता है। आगे हम देखते हैं। आगे आप देखिए, कैलिक्स तथा कोरोला सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं ये दोनों, जबकि पुमंग और जायांग लैंगिक अंग होते हैं। तो फिर से आप लोगों को याद रखना है, कुछ फूलों जैसे प्याज में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें परिदल पुंज या पेरियंत कहेंगे। तो आपको याद रखना है, प्याज में कैलिक्स और कोरोला में आप विभेद नहीं कर सकते। इन्हें हम प्याज के अंदर, अनियन के अंदर परिदल पुंज या पेरियंत के नाम से जानेंगे। तो अगर आपसे पूछा गया कि पेरियंत कहाँ मिलेगा, तो प्याज में मिलेगा, अनियन में मिलेगा। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही होते हैं, तब ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कह देंगे, बाइसेक्सुअल कह देंगे। आप बिल्कुल इंग्लिश वर्ड भी याद रखेंगे कि ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर तथा पुमंग दोनों ही है। पुंकेसर और पुमंग का मतलब है कि वहाँ पर जायांग भी है और पुमंग भी है। इनका लिखने का मतलब ये है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ऐसे पुष्प को हम बाइसेक्सुअल पुष्प बोल देंगे। प्याज के अलावा आप यहाँ पर एक उदाहरण लिली का भी याद रख सकते हैं। जो लिली होती है उसके अंदर भी आप कैलिक्स और कोरोला में विभेद नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर भी आपको पेरियंथ दिखाई देगा। तो लिली भी आप याद रख लेना। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यहाँ पर इन्होंने पुंकेसर और पुमंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जायांग आना चाहिए और पुमंग आना चाहिए। तो जब फूल में, एक ही फूल में जायांग और पुमंग एक साथ है, यानी गाइनोसियम और एंड्रोसियम एक साथ है, तो उस पुष्प को हम उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल कह देंगे। और ऐसे फ्लावर में जिसमें केवल पुंकेसर है या केवल अंडप है या केवल जायांग है, उसको हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल देंगे। तो सिंपल सी परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। सममिति में फूल त्रिज्या सममित, नियमित अथवा एक व्यास सममित द्विपार्श्विक होते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पर सिमेट्री याद रखनी है कि जो फूल है वो त्रिज्या सममित होते हैं। त्रिज्या सममित को हम एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो नियमित होंगे। और एक व्यास सममित को हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो कि बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। यानी त्रिज्या सममित को हम रेडियल सिमेट्री मान सकते हैं और एक व्यास सममिति को हम बाइलेटरल सिमेट्री बोल सकते हैं। आगे देखिए,
जब किसी फूल को दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तब उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक बोल देंगे, कि आप एक फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट रहे हो। इसके उदाहरण है सरसों और धतूरा। सरसों और धतूरा जो है, मस्टर्ड और धतूरा जो है, उसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाएंगे। मिर्च भी आप याद रखना, सरसों धतूरा मिर्च, तीन उदाहरण आपके पास चिली। लेकिन जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से, ध्यान रखेंगे, एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममित हम कह देंगे, या हम उसे जाइगोमॉर्फिक बोल देंगे। बिल्कुल आपको याद रखना है कि व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन। केवल एक परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही अगर किसी पुष्प को दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसे हम एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। और इसके उदाहरण हो जाएंगे मटर, गुलमोहर, सेम और केसिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया है कि त्रिज्या सममित पुष्प किस में दिखाई देंगे, तो सरसों में, धतूरा में और मिर्च में दिखाई देंगे। और अगर आपसे एक व्यास सममित पूछा गया है तो ये मटर में, गुलमोहर में, सेम में और केशिया में दिखाई देंगे। जब कोई फूल बीच से किसी भी ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त न हो सके, बिल्कुल दो समान भागों में वो विभक्त नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे पुष्प को हम एसिमेट्रिकल बोल देंगे, अनियमित बोल देंगे, जैसे कि केना। बिल्कुल आपको याद रखना है, एक ही उदाहरण केना यहाँ पर, जो कि असममिति या एसिमेट्रिकल फ्लावर को दिखाएगा। एक पुष्प जो है वो त्रितई, चतुष्टयी, पंचतयी हो सकता है, यानी ट्राइमीरस, टेट्रामीरस और पेंटामीरस हो सकता है। त्रितयी को इंग्लिश में हम ट्राइमेरस बोलेंगे, चतुष्टयी को हम टेट्रामेरस बोलेंगे, पंचतयी को हम पेंटामेरस बोलेंगे। यदि उसमें उनके उपांगों की संख्या, त्रितयी का मतलब तीन, चतुष्टयी का मतलब चार और पंचतयी का मतलब पाँच के गुणक में हो सकती है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि इन गुणांकों के आधार पर हम उस पुष्प को त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी कह देंगे। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, अब हम यहाँ पर एक नई संरचना की बात करते हैं कि अगर किसी फ्लावर के पास सहपत्र है या ब्रैक्ट है, सहपत्र को हम इंग्लिश में ब्रैक्ट बोलते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, BRACT। अगर किसी फ्लावर के पास ब्रैक्ट है, पुष्पवंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियाँ, जो हमने स्टॉक या पेडिसेल की बात की है, जो पुष्पवृंत है वहीं पे आपका पुष्पासन भी है नीचे की तरफ। तो पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, इन्हें हम ब्रैक्ट बोलेंगे या सहपत्र कहेंगे। तो ऐसे पुष्प जिनमें छोटी छोटी पत्तियां मिलेगी उन्हें हम सहपत्री बोल देंगे, ब्रैक्टिएट बोल देंगे इंग्लिश में, ब्रैक्टिएट। और ऐसे पुष्प जिनमें सहपत्र नहीं मिलेंगे उन्हें सहपत्रहीन, या उन्हें हम कह देंगे ई ब्रैक्टिएट। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक तो हो जाएगा आपका ब्रैक्टिएट और एक हो जाएगा ई ब्रैक्टिएट या सहपत्र विहीन। सहपत्र क्या होता है वो आपको याद रखना है। पुष्प वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम या पुमंग अथवा अंडाशय, ओवरी की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को अधो जायंगता, या उसे हम हाइपोगाइनस कंडीशन बोलेंगे, परिजायंगता जिसे हम पेरीगाइनस कंडीशन कहेंगे, अधिजायंगता जिसे हम एपिगाइनस कंडीशन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम पुष्पों को बांटेंगे। अब अधोजायंगता की स्थिति क्या होती है वो आप देखिए। अधोजायंगता का मतलब अपना हो जाएगा हाइपोगाइनस कंडीशन। तो हाइपोगाइनस कंडीशन आपको डायग्राम नंबर ए में दिखाई हुई है। अब यहाँ पर आप डायग्राम को ढंग से देखेंगे कि अधोजायंगता में जायंग सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, यानी आपको दिख ही रहा है जो ओवरी है वो सर्वोच्च स्थान पर स्थित है और अन्य अंग नीचे, बाकी सारे के सारे अंग इस ओवरी के नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओवरी है उसके नीचे सारे के सारे अंग लगे हुए हैं। अधोजायंगता में जायंग सर्वोच्च होगा और अन्य अंग इसके नीचे होंगे। ऐसे फूलों में अंडाशय जो होता है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, या अंडाशय को हम यहाँ पर सुपीरियर मान लेंगे। और इसके सामान्य उदाहरण आपके हो जाएंगे कि मस्टार्ड, चाइना रोज, गुड़हल और ब्रिंजल। यानी हाइपोगाइनस कंडीशन इन तीनों में, सरसों, गुड़हल और बैंगन में आपके दिखाई देगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप डायग्राम से इसे समझेंगे। ब में आपको दूसरी कंडीशन परिजायंगता दिख रही है, ब और स में। और परिजायंगता से हमारा मतलब है पेरीगाइनस कंडीशन। परिजायंगता में अंडाशय मध्य में होता है, आप डायग्राम से ही पता कर लेंगे कि अंडाशय जो है वो मध्य में है।
और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। जो दूसरे पार्ट हैं वो थैलेमस या रिसेप्टेकल के किनारे वाले भागों पर पाए जाते हैं। ये लगभग समान ऊंचाई तक होते हैं, सबकी ऊंचाई समान होती है। इसमें जो अंडाशय होता है वो आधा अधोवर्ती होता है, यानी जो आपकी ओवरी है वो हाफ इन्फीरियर होती है। बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो ओवरी है वो हाफ इन्फीरियर होती है। ऊपर तो हमने ऊर्ध्ववर्ती देखी है यानी सुपीरियर ओवरी देखी है, लेकिन यहाँ पर जो ओवरी होगी वो हाफ इन्फीरियर होगी। बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है कि परिजायंगता की कंडीशन में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है और अधोजायंगता की कंडीशन में ओवरी ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर होती है। इसके सामान्य उदाहरण जो पेरीगाइनस कंडीशन लिए हुए हैं उनमें प्लम, गुलाब और आड़ू है। तो बिल्कुल आपको इसके इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे आप, प्लम, रोज और पीच, जिसे हम आड़ू बोलेंगे। और लास्ट कंडीशन है हमारी अधिजायांगता। अधिजायांगता को हम हाइपोगाइनस कंडीशन ना कहकर एपिगाइनस कंडीशन बोलेंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अधोजायांगता तो हाइपोगाइनस है और अधिजायांगता जो है वो एपिगाइनस कंडीशन है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और एपिगाइनस कंडीशन को हम द वाले डायग्राम से दिखाएंगे। एपिगाइनस कंडीशन बिल्कुल आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि एपिगाइनस कंडीशन में पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं तथा वे अंडाशय को पूरी तरह से घेर लेते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पुष्पासन के किनारे ऊपर की तरफ वृद्धि कर रहे हैं और अंडाशय को घेर रहे हैं और इससे संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर उगते हैं, दूसरे भाग जो है वो अंडाशय के ऊपर ही लगते हैं, इसलिए अंडाशय जो होता है वो अधोवर्ती होता है या इन्फीरियर होता है। पूरा यहाँ पर इन्फीरियर ओवरी आपको दिखाई देगी। और इसके उदाहरण हो जाएंगे सूरजमुखी के अर्धपुष्पक, अमरूद और घिया। सूरजमुखी के अर्धपुष्पक का हमारा मतलब है यहाँ पर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सूरजमुखी में रे फ्लोरेट्स मिलेंगे, अर्धपुष्पक मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अमरूद और घिया भी आप याद रखेंगे, गुआवा और कुकुम्बर भी इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन हमने देखी है आपकी, बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास। तो देखिए वापस हम डायग्रामेटिक देख लेते हैं। ये कंडीशन जो है हमारे पास वो हाइपोगाइनस कंडीशन हो जाएगी। ब और स ये कंडीशन हमारे पास पेरिगाइनस हो जाएगी। और द वाली जो कंडीशन है वो हमारे पास एपिगाइनस कंडीशन की हो जाएगी। तो बिल्कुल आप लोगों को डायग्रामेटिक भी याद करना है कि कहाँ तो ओवरी सुपीरियर मिलेगी, ऊर्ध्ववर्ती मिलेगी, और कहाँ पर ओवरी हाफ इन्फीरियर मिलेगी और कहाँ पर ओवरी इन्फीरियर मिलेगी। और उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उदाहरण में आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। आगे हम पुष्प के भाग की बात करते हैं। प्रत्येक पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि पुष्प में 4 चक्र पाए जाएंगे। एक तो कैलिक्स का, एक कोरोला का, एक एंड्रोसियम का, एक गाइनोसियम का। कैलिक्स की हम बात करते हैं। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। सबसे बाहर कैलिक्स आपको दिखाई देगा। इसकी इकाई को हम बाह्य दल बोलते हैं। प्राय बाह्य दल हरी पत्तियों की तरह होते हैं और कली की अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। तो बिल्कुल आप कैलिक्स की स्थिति देखेंगे। कैलिक्स संयुक्त बाह्यदली और पृथक बाह्यदली हो सकते हैं। संयुक्त बाह्यदली से हमारा मतलब है गेमो सिपेलस कंडीशन, और पृथक बाह्यदली से हमारा मतलब है पॉलीसेफेलस कंडीशन। पॉलीसेफेलस कंडीशन। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जब कैलिक्स जो है जिसमें सिपल्स जो होंगे, कैलिक्स को हम सिपल्स के नाम से भी जानेंगे, तो जो सिपल्स है कैलिक्स के अंदर वो अगर जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम गेमोसिपलस बोल देंगे। और इसके अलावा अगर सिपल्स फ्री हैं तो उसे हम पृथक बाह्यदली या हम पॉलीसिपलस कह देंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वूल है फ्लावर का, और इसके मेंबर को हम सिपल्स के नाम से भी जानते हैं। कैलिक्स के मेंबर्स को हम सिपल्स के नाम से भी जानते हैं। आगे हम कोरोला की बात करते हैं। जो पंखुड़ियाँ आपको रंगीन कलर की नज़र आ रही है फ्लावर में, वही कोरोला है। और कोरोला दल का बना हुआ होता है। दल से मतलब हो गया पीटल्स से बना हुआ होता है। तो बिल्कुल सिपल्स कैलिक्स के अंदर आएगा और पीटल्स कोरोला के अंदर आएगा, ये आपको याद रखना है। रंगीन पंखुड़ियाँ है। जो पीटल्स है प्राय चमकीले रंगदार होते हैं, ये परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पता ही है आप लोगों को। कैलिक्स की तरह कोरोला भी संयुक्त दली और पृथक दली हो सकते हैं। तो जब हम कोरोला के संबंध में संयुक्त दली और पृथक दली बात करेंगे तो हम यहाँ पर बोल देंगे संयुक्त दली के लिए गेमो पिटलस।
और पृथक दली के लिए हम यहाँ पर बोल देंगे पॉलीपेटलस, जैसा हमने ऊपर के केस में किया है वैसे यहाँ पर आप करेंगे कि जो पृथक बाह्यदली है उन्हें हम कह देंगे पॉलीपेटलस, बाह्यदली नहीं पृथक दली उसे हम पॉलीपेटलस बोल देंगे, और जो संयुक्त दली है उन्हें हम गेमोपेटलस बोल देंगे। पृथक बाह्यदली को तो हमने पॉलीसिपेलस बोला है और संयुक्त बाह्यदली को हमने गेमोसिपेलस बोला है। तो दोनों ही कंडीशन आप अच्छे से याद करेंगे कि सिपेलस आप कब लगा रहे हो जब कैलिक्स की बात कर रहे हैं, और पिटेलस आप कब लगा रहे हो जब हम कोरोला की बात कर रहे हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर का पुष्प बनता है, ये कैलिक्स है जो हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां हैं, और जो रंगीन पत्तियां उन्हें हम कोरोला कहेंगे। यहाँ पर बीच में आपका जायंग है और जायंग के पास पास से आपको पुमंग भी नजर आ जाएगा, तो ये कैलिक्स हो जाएगा, ये कोरोला हो जाएगा, ये पुमंग हो जाएंगे और ये जायंग हो जाएगा। एक फ्लावर को यदि हम डिसेक्ट करें तो ये सारे पार्ट हमें इस प्रकार से नजर आ जाएंगे पुष्प के भाग। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। जहाँ तक आकृति का संबंध है वह नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का और चक्राकार हो सकती है। तो ये कोरोला की आकृति है। पुष्पदल विन्यास पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल और दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास हम कहेंगे। तो आपको पुष्पदल विन्यास भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुष्पदल विन्यास क्या हो जाएगा, या इसे हम बोलेंगे एस्टिवेशन। पुष्पदल विन्यास से हमारा मतलब हो जाएगा एस्टिवेशन इंग्लिश में। आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, एस्टिवेशन को हम पुष्पदल विन्यास कहेंगे। और पुष्पदल विन्यास की जो डेफिनेशन है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो पिटल्स और सिपल्स का अरेंजमेंट है, पिटल्स और सिपल्स का अरेंजमेंट फ्लोरल बड के अंदर, उसी को हम एस्टिवेशन कहेंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुष्पकली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष, पुष्पकली में जो दूसरी अन्य इकाई है उसके सापेक्ष बाह्य दल का और दल का लगे रहने के क्रम को ही हम पुष्पदल विन्यास से एस्टिवेशन कहेंगे। पुष्पदल विन्यास के प्रमुख प्रकार आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कोर स्पर्शी जिसे हम बोलेंगे वेलवेट, व्यावर्तित जिसे हम कहेंगे ट्विस्टेड, कोर छादी जिसे हम कहेंगे इम्ब्रिकेट, और वेक्सिलरी होते हैं। तो चार प्रकार के आपके एस्टिवेशन हो जाएंगे या पुष्प दल विन्यास हो जाएंगे। अब इन चारों की डेफिनेशन क्या है, डायग्रामेटिक भी अपन देखने वाले हैं। तो आप देखिए, जब चक्र के बाह्य दल या दल एक दूसरे के किनारों को केवल स्पर्श करते हैं, जैसे कि डायग्राम नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है कि जो ये है केवल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, केवल स्पर्श करते हो, उसे हम कोर स्पर्शी बोल देंगे, या इसे हम वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन कहेंगे, और ये कैलोट्रोपिस में दिखाई देगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। यदि किसी दल तथा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर, दूसरे तीसरे आदि पर अतिव्याप्त हो जाए, आगे जो कंडीशन है वो अतिव्यापित कंडीशन है, ये सेकंड नंबर वाली, ये फर्स्ट नंबर वाली थी। तो अगर वो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, आगे वाले दल या बाह्य दल पर, तो उसकी कोई विशेष दिशा नहीं है और कोई दिशा नहीं है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इस प्रकार की स्थिति को हम कोर छादी कर देंगे। और कोर छादी जो है उसे अगर, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा अपने ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो हमने कोर स्पर्श से देखा जो कैलोट्रोपिस मिल जाएगा। यदि किसी दल अथवा बाह्य दल का किनारा अगले दल पर, दूसरे तीसरे पर अतिव्यापित हो तो उसे हम व्यावर्तित बोलेंगे। बिल्कुल सेकंड नंबर वाला जो हो जाएगा वो व्यावर्तित हो जाएगा, जिसे हम ट्विस्टेड कहेंगे, जैसे कि गुड़हल, भिंडी और कपास में दिखाई देगा। और तीसरे प्रकार का, यदि बाह्य दल और दल दूसरे पर अतिव्याप्त हो लेकिन उसकी कोई विशेष दिशा नहीं हो। सेकंड वाले में तो आपको बिल्कुल दिशा नजर आ रही है, एक विशिष्ट दिशा में ही वो अतिव्यापित हो रहे हैं, तो उसे हम व्यावर्तित बोल रहे हैं। लेकिन अगर विशेष दिशा नहीं हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम कोर छादी कहेंगे, या इस कोर छादी को हम इंग्लिश में इम्ब्रिकेट बोल देंगे। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये केशिया और गुलमोहर में दिखाई देगा। मटर सेम में 5 दल होते हैं और इनसे सबसे बड़ा दल दो पार्श्विकों और ये दो सबसे छोटे अग्र दलों को अतिव्यापित करते हैं। तो ये 5 दल है, सबसे बड़ा दल, फिर इनसे छोटे को ढका हुआ और फिर इनसे छोटे से ढका हुआ है। तो ये आपका मटर और सेम में नजर आएगा, और इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को हम वेक्सिलरी बोल देंगे। तो बिल्कुल आप देखिए, डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो कोर स्पर्शी है उसे हम वेलवेट कहेंगे, और वेलवेट आपको फर्स्ट नंबर में नजर आ रहा है। केवल बाह्य दल के जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। व्यावर्तित में आपको जो बाह्य दल के किनारे हैं वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में अतिव्यापित करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे हम व्यावर्तित बोल देंगे, और व्यावर्तित को ट्विस्टेड कहेंगे।
और अगर वो निश्चित डायरेक्शन में नहीं है, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है अतिव्यापन की, ओवरलैपिंग की, तो उसे हम कोर छाती कह देंगे या एम्ब्रिकेट कह देंगे। और लास्ट आपका जो 5 दल आपको नज़र आ रहे हैं बाह्य दल, उसके आधार पर हम बैक्सिलरी बोल देंगे। तो इस प्रकार से एस्टिवेशन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इस लेक्चर में हम एस्टिवेशन तक ही पढ़ते हैं। आगे के लेक्चर में मैं एंड्रोसियम गाइनोसियम के साथ साथ प्लेसेंटेशन भी अपन पढ़ लेंगे और फ्रूट और सीड के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।